नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीवान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे विटामिन्स। इससे पहले का जो लेक्चर हमारा हुआ था वो हुआ था कार्बोहाइड्रेट पे। तो विटामिन्स पढ़ने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो हर एक एग्जाम में आ जाते हैं, और हम विटामिन को आज जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम आपको इसको शानदार ट्रिक्स से याद करा देंगे, ठीक है। तो आज हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी ट्रिक्स बताएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आज पढ़ाएंगे आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सब जगह आपको काम आ जाएगा, ये श्योर है। 101% आपने इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ सच में ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम विटामिन्स अभी आपको कराएंगे, उससे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए, जो मानव यूज के लिए हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम डेली यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे शरीर में कई सारे फंक्शन होते हैं, मतलब उससे एनर्जी मिलती है, किसी चीज़ से हमें कुछ मिलता है, इस तरीके से। तो पहले हम देख लेते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं मानव के यूज के लिए वो कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट पे। न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ। देखिए, मानव यूज के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं हम उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा इस तरीके से, बट हम आपको बता रहे हैं अपनी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कुछ होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आप समझते हैं, इसको बोलते हैं कार्बनिक। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं अकार्बनिक। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो मानव यूज में कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से होते हैं अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है मैंने किसके अकॉर्डिंग किया है? रासायनिक संगठन के बेस पे। किसके बेस पे? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन के आधार पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला तो ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं ये हम देखेंगे। ऑर्गेनिक में आ जाता है पहला तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा विटामिन्स। तीसरा फैट, और चौथा प्रोटीन। हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और प्रोटीन। जो इसेंशियल है आपको हम वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। पर जो इनऑर्गेनिक होता है अकार्बनिक में क्या क्या आ जाता है? जो यूज किया जाता है वो होता है वाटर और मिनरल्स। मिनरल्स को बोलते हैं खनिज पदार्थ। वाटर तो सभी लोग जानते ही हैं। तो हमने देखा जो न्यूट्रिएंट्स थे जो मानव यूज करने चाहिए उसको हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था, बट इसको जानने से पहले ये चीज़ें जो हैं हमें किस रूप से प्राप्त होती हैं, क्या इनका हमारे शरीर में फंक्शन रहता है, वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है ये देखते हैं। इस ग्राफ से पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है यूं आता है। पहला आएगा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन से होते हैं? ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। तो ये जो ऑर्गेनिक हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो हमने आपको बताया था एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा फैट होती है। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो मरम्मत व निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? शरीर की मरम्मत व निर्माण हेतु कौन सा पदार्थ होता है? तो प्रोटीन होती है। क्या होता है? प्रोटीन होती है। तीसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर रोगों से बचाव के लिए कौन कौन से पदार्थ हमें लेने चाहिए। तो यहां तीसरा क्वेश्चन यूं है, रोगों से सुरक्षा या फिर हम इसको कह सकते हैं बचाव हेतु कौन से पदार्थ इसमें से लेने चाहिए? तो एक तो विटामिन्स हैं। आपने देखा होगा अभी कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा विटामिन्स का यूज हुआ। जैसे विटामिन सी को इतना लोगों ने यूज किया, बहुत ही ज़्यादा यूज किया। रीजन क्योंकि उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे जितनी भी विटामिन्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज पदार्थ जो होते हैं, क्या चीज़? मिनरल्स, ठीक है। इतना आपने जाना। हमने बताया न्यूट्रिएंट दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट और प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स। अब जल सभी लोग जानते हो, जल का यूज क्या होता है लाइफ में? मानव शरीर में लगभग वही 65 से 75% जल होना आवश्यक होता है। कितना हमने बताया आपको? 65 से 75% जल होना आवश्यक होता है, ठीक है। इतना समथिंग होना ही होना चाहिए। और ये क्या करता है? जो हमारी शरीर होता है, शरीर के अंदर जो रंध्र होते हैं उनको साफ रखता है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। शरीर को स्वच्छ रखता है जल। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, आयरन, ठीक है। ये सभी जो है मिनरल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा शरीर के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरीके से आपने हड्डियाँ देखी, बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो ये सभी खनिज पदार्थ जो होते हैं, इनका अगर हमारे शरीर में अच्छी मात्रा है तो शरीर स्वच्छ रहेगा। तो इन सब का अपना अपना हमारे शरीर के लिए अलग अलग महत्व होता है। तो हमने आपको बता दिया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेस पे न्यूट्रिएंट जो होते हैं कितने टाइप से हैं और किनका क्या क्या यूज है, ठीक है। अब हमने इतना बता दिया कि किससे हमें ऊर्जा मिलती है, किससे शरीर निर्माण और मरम्मत के लिए यूज किया जाता है, किसका हमें रोगों से सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। इतना बता दिए हैं, आप इसको लिख लीजिए। इसके आगे हम आगे इसी को जस्ट कंटिन्यू रखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख लेंगे। पहले हम इतना इरेज कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा उसका रिकैप लेंगे, और जिन बच्चों ने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। अगर आप उतना कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है एग्जाम के लिए आपके सफिशिएंट है। खासकर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो उतना सफिशिएंट है। हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ा था? हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे इसके टाइप्स। कितने टाइप्स पढ़े थे? 3 प्रकार से हमने आपको बताया था। थोड़ा सा टाइम लेंगे। मोनोकार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने बताया था मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, माफ करना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीसैकेराइड।
ठीक। इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है इसका निर्माण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट एक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये बनता किससे है कार्बोहाइड्रेट, हमने बताया था आपको CHO से, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमने बताया था जो इसका रेशियो रहता है CHO का क्या होता है 1:2:1 होता है, मतलब 1:2:1 रहता है, ठीक है। हमने ये भी बताया था जो इसमें H और O होता है उसका सेम वाटर की तरह रेशियो होता है, जो जल होता है उसका क्या होता है H2O होता है। यहाँ पे देखिए 2H और 1 क्या है O है, तो ये सेम रेशियो यहाँ रहता है। ये आप याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें CHO का रेशियो क्या होता है 1:2:1 रहता है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से। दूसरा क्या पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट से कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु को बर्न होने से कितनी हमें कैलोरीज मिलती हैं, तो हमें मिलती है, वैसे एग्जैक्ट जो होता है 4.1 किलो कैलोरी होता है, लेकिन हम इसको 4 कैलोरी भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन हमने बताया इसका रेशियो क्या होता है, दूसरा हमने बताया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने से कितनी हमें एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हमने आपको ये भी बताए थे कौन कौन से इसमें मोनोसैकेराइड में आ जाते हैं और कौन कौन से डाइसैकेराइड में आते हैं, कौन कौन से पॉलीसैकेराइड में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फ्रक्टोज, दूसरा हमने पढ़ा था मैनोज, इसके अलावा गैलेक्टोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम बता दें आपको, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। लिख लेंगे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये सभी कैसे होते हैं, मोनोसैकेराइड। एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम रिकैप करवा रहे हैं आपको, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन सच में बता रहे हैं, आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको इससे ज़्यादा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम विटामिन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका नोट जरूर बना लेंगे, अच्छा सा नोट्स बनाएंगे इसका। तो हमने क्या बताया, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सभी सिंगल यूनिट्स होती हैं। मतलब मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से बना होता है। और ये क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। पहला क्लियर हो गया, इतना हम इरेज करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम डाइसैकेराइड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डाइसैकेराइड से क्वेश्चन ये आता है कि जो डाइसैकेराइड होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो बेटा ये भी स्वाद में कैसे होते हैं, डाइसैकेराइड भी स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। और क्या होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये डाइसैकेराइड में आता क्या क्या है, मैंने बताया था, फिर एक बार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या होता है। सुक्रोज आ जाता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। देखना
कितना शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। बहुत ही बार पूछा गया है कि लैक्टोज क्या होता है, तो दुग्ध शर्करा होती है। हमें सुक्रोज किससे प्राप्त होता है, गन्ना से और चुकंदर से प्राप्त होता है। माल्टोज किससे प्राप्त होता है, तो जौ से प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं अनाज, ठीक है, इस तरीके से जौ से प्राप्त होता है। अब ये पूछा जाता है कि लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो देखिए एग्रीकल्चर के लिए क्वेश्चन ये आता है लैक्टोज क्या होता है, तो दुग्ध शर्करा होती है। बट जो कॉमन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं तो पूछा वहां क्या जाता है कि लैक्टोज जो होती है सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, ठीक है, लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो मानव माता, मतलब हम लोगों की जो मानव में माता होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, लिख सकते हैं मानव माता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लैक्टोज मानव माता में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन, हालांकि हमने इससे पहले पढ़ लिया है, ये डबल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सुक्रोज किससे बना होता है, किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अब बात आती है पॉलीसेकेराइड। ये हम सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ा था, वो डिटेल में पढ़ा था, आपको मैंने ट्रिक के साथ याद कराया था। अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके जरूर देखेंगे। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या होता है भाई, कौन कौन सी शर्करा आ जाती हैं, तो पॉलीसेकेराइड में आता है ग्लाइकोजन। क्या आता है, ग्लाइकोजन। यही से क्वेश्चन हमको बताना है, इससे पहले बाकी सारे हमने क्वेश्चन बता ही दिए थे। ग्लाइकोजन आ जाता है, पैक्टिन आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, सेल्यूलोज, ठीक है, और भी कई सारी चीजें आती हैं, हमने बता दिया था। चलो यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो जो ग्लाइकोजन होता है वो मानव यकृत जो होता है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, मानव यकृत में संचित रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, तो मानव यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मानव यकृत में पाया जाता है। ऐसे नहीं पूछता है तो कैसे पूछता है, निम्न में से एनिमल शर्करा कौन सी है, क्या है, निम्न में से जंतुओं में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो ग्लाइकोजन है। लिख लेंगे मानव यकृत में पाया जाता है, यूं लिख लेंगे मानव यकृत में संचित रहता है। इसको नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, तो मानव के यकृत में संचित रहता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलती है। तो इतनी चीजें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ ली। रेशियो बता दिए कितनी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये स्वाद में मीठे होते हैं और ये जल में विलय होते हैं। डाइसेकेराइड भी स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय रहते हैं। लेकिन पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड को लिख लेंगे, ये कैसे होते हैं, स्वाद रहित होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद रहित होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं, क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। लिख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वाद में पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, स्वाद में, तो स्वाद में स्वाद रहित होते हैं, जल में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। बाकी हमने इतना बता दिया। तो ये पिछला टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट का फिनिश हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। तो हमारा आज का टॉपिक जो इस न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थ से रहेगा वो रहेगा विटामिन्स। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी टाइम फैट और प्रोटीन पढ़ेंगे, मिनरल्स हैं इनको भी कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम विटामिन देखेंगे। विटामिन जो आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शानदार ट्रिक से आपको याद करा देंगे पूरा का पूरा। हालांकि याद तो ऐसे भी हो जाएगा आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इरेज करें। इसके साथ ले लिया होगा आपने। अब हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, विटामिन्स। इतने जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लिया जाता है एनर्जी किससे मिलती है हमें, किन किन पदार्थों से, कार्बोहाइड्रेट और वसा से।
शरीर की मरम्मत के लिए कौन सा आवश्यक होता है पदार्थ? प्रोटीन आवश्यक होता है। रोगों से लड़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो विटामिन और मिनरल आवश्यक होते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है हमें। सभी लोग इनको कई बार रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए, जो विटामिन्स है इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो विटामिन शब्द है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो विटामिन शब्द है ये किस लैंग्वेज का है। देखेंगे सबसे पहले विटामिन शब्द किस लैंग्वेज का है। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में कौन कौन से भाषा मतलब कौन कौन से वर्ड में ये टूटता है? तो एक होता है वीटा, जिसका मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है? लाइफ। दूसरा होता है एमीन। क्या होता है? एमीन, जिसका मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, क्या होता है? जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए आवश्यक ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, तो हमने क्या बताया? विटामिन्स, लाइफ, एमीन मतलब जीवन के लिए आवश्यक। किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन शब्द की, विटामिन की खोज किसने की थी? स्टार बना के लिखेंगे, विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी बेटा? ल्यूनिन ने की थी। किसने की थी? ल्यूनिन ने की थी। कब की थी? 1881 में की थी। बट कुछ दिन के बाद एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ विटामिन की खोज की जिनका नाम था हॉपकिंस। तो इनको भी थोड़ा सा इसका श्रेय दे दिया जाता है हॉपकिंस को। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। मोस्टली इन्होंने विटामिन डी पे वर्क किया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया? जो विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने की थी। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने विटामिन से आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? फंक ने। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। कब दिया था? तो 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन सी विटामिन की खोज की गई थी? सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी? किस विटामिन की खोज की गई थी? किस विटामिन की खोज की गई थी? तो बेटा जो सबसे पहले विटामिन खोजी गई थी वो विटामिन सी खोजी गई थी। कौन सी खोजी गई थी? विटामिन सी खोजी गई थी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामियोलॉजी क्या कहलाता है? विटामियोलॉजी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिर विटामियोलॉजी। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन कैसा होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन लिख लेंगे, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। पदार्थ है। क्या इसका कार्य रहता है? यहीं पे लिख लेंगे विटामिन का कार्य। विटामिन का कार्य, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर की मरम्मत व संरचना का निर्माण, शरीर की रचना का निर्माण
मरम्मत, शरीर की मरम्मत व निर्माण में सहायक होता है, या शरीर के निर्माण में सहायक होता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। हमने बताया किस भाषा का शब्द है, लैटिन। हमने बताया खोज किसने की, ल्यूनिन ने। कुछ श्रेय हॉपकिंस को जाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने दिया। सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी, विटामिन सी की गई थी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी। कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। शरीर की मरम्मत व फिर क्या होता है, निर्माण में सहायक होता है। तो हमने थोड़ा सा जाना ये कि विटामिन के बारे में। अब हम देखते हैं विटामिन जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो लिखेंगे पहले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। विटामिन का अगली हेडिंग रहेगी वर्गीकरण। लिख लिया होगा। अगली हेडिंग डालेंगे विटामिन का वर्गीकरण। बेटा आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे शायद ही आज के बाद इतना नोट बनाने के बाद कभी आपको विटामिन का नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल में कभी आपको पीएचडी करनी हो तो बना लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ज़्यादा बनाने के लिए। अगर पीएचडी करनी हो तो भैया ज़रूर आपको बनाना पड़ेगा, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, विटामिन का वर्गीकरण डालेंगे, विटामिन का वर्गीकरण। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको बताते जाते हैं, वहाँ पे आप टिक कर लिया कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाता है एक टीचर का अनुमान रहता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात, जिसको नहीं पता है पहली बार पढ़ रहा है तो जरूर टिक कर लेगा। अब वर्गीकरण में क्या होता है, हम इसको मोस्टली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। कैसी, जल में घुलनशील होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले नंबर पे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरी तरफ लिखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कैसे याद रखोगे, सब याद करा देते हैं अभी यहीं पे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं जरा देखते हैं। देखिए जो जल में घुलनशील होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बी और सी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, बी और सी होती हैं। जो वसा में घुलनशील होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ए, डी, ई और के होती हैं। कैसे याद रखेंगे देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों की एक बहुत सी चाहत होती है। क्या चाहत होती है, जैसे कि एक मम्मी पापा की चाहत होती है, भाई बहन के प्रति बहुत अच्छी चाहत होती है, ठीक है। और अपने बीवी बच्चों के प्रति बहुत अच्छी चाहत होती है। कुछ लोगों के अपने गर्लफ्रेंड की प्रति बहुत चाहत होती है, ठीक ना, हंसना मत, ठीक है, हम जो बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमने कहा, बहुत चाहत होती है। कैसी चाहत होती है, बहुत चाहत होती है। बहुत, बी से आप याद रखेंगे बहुत, सी से याद रखेंगे चाहत। किसके प्रति याद रखेंगे ये आपको सोचना है कि किसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा चाहत है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने क्या बताया, मम्मी के प्रति चाहत, भाई बहन के प्रति चाहत, बीवी बच्चों के प्रति चाहत, उसी तरीके से हमें जल के प्रति भी क्या होती है, चाहत होती है। किसके प्रति चाहत होती है, जल के प्रति चाहत होती है। मतलब जल अगर हमें ना मिले तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ही आवश्यक होता है हमारे लिए जल, ठीक है। तो जल में घुलनशील कौन सा हो जाता है, बी और सी याद रखेंगे। बहुत चाहत, जल के प्रति क्या होती है, हमें बहुत ही चाहत होती है, ठीक है। आपने जल में घुलनशील याद कर ली। अब कैसे याद रखेंगे कि हमें वसा में घुलनशील विटामिन याद रहें, देखिए कैसे याद करना है आपको।
जैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एनर्जी बर्न हो रही है। आप कोई काम करते हैं, एनर्जी बर्न होती है। आप गए खेत में, ठीक है, आपने वहाँ पे काम किया या कोई अदर काम किया, तो उससे क्या हुई, एनर्जी लॉस हुई। उसको रिकवर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, अगर रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर थकने लगता है और हमें क्या होने लगती है, थोड़ी देर के बाद सर दर्द होने लगती है। मतलब क्या होने लगता है, हेडेक होने लगती है। क्या होता है, हेडेक होने लगती है। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख दें, हेडेक। क्या लिख दें, हेडेक, ठीक है। जैसे हम हेडेक लिखेंगे तो एक वर्ड बनता है हेडेक। क्या होती है, अगर हमें एनर्जी नहीं मिल रही, मतलब फैट क्या होता है, एनर्जी का अच्छा खासा स्रोत होता है। फैट क्या होता है, एनर्जी का अच्छा खासा स्रोत होता है। तो अगर हम फैट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, मतलब जिस समय काम करके आए हैं कोई एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या होगी, हेडेक होगी, ठीक है, हेडेक। तो इसी से याद रखेंगे, एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ चाहिए होगा। तो हमने ऐसी कोई चीज खाई जिससे हमें वसा मिल गई, ठीक है, तो उसको रिकवर कर लिया। तो उसी वर्ड से याद रखेंगे, एडक। क्या याद रखेंगे बेटा, एडक याद रखेंगे, ठीक है, एडक। चाहे हेडेक ऐसे कर लो, चाहे इसको हटा दो, ठीक है, हेडेक, एडक, ऐसे याद रखेंगे। तो एडक से क्या हो जाएगा, ADEK, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, एडेक, ठीक है। तो एडेक कैसे याद रखेंगे, तो वसा, वसा से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम कोई काम करते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाए। अगर नहीं लेते हैं तो हमें हेडेक होती है, हेडेक से याद रखेंगे एडक। तो एडक क्या होता है, ADEK, ये कैसी होती है, वसा में घुलनशील होती है। जिसको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जैसे हम आपको याद करा रहे हैं ऐसे याद रखेंगे। तो कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है, ADEK। कौन कौन सी जल में होती हैं, बहुत ही चाहत, किसके प्रति आप याद रखेंगे, किसके प्रति आपको बहुत ज्यादा चाहत है, तो B और C, जल की भी बहुत ज्यादा चाहत होती है, तो BC जल में घुलनशील होती है, एडक किस में होता है, वसा में घुलनशील होता है। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, A B C D E और K को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा पढ़ लेंगे कि आज के बाद विटामिन का कभी नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में। ए से शुरुआत होती है तो हम लोग ए को ही पहले प्रिफर करेंगे। वर्णमाला में आप सबसे पहले ए को लेते हैं, हम ए से ही शुरुआत करेंगे। तो ए को देखते हैं, विटामिन ए, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका यही पूछा जाता है कि रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम। क्या पूछा जाता है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है बेटा क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता दिया कि रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का। दूसरा क्वेश्चन जस्ट आपके सामने आता है कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम, अगला पॉइंट लिख के लिखेंगे अन्य नाम। अन्य नाम में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो लिख लेंगे एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। वाह, दूसरा भी एक लिख लेंगे, एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। एंटी कैंसर विटामिन है, मतलब कैंसर के प्रति रोधी है, एंटी कैंसर विटामिन होती है। वह विटामिन ए रोग प्रतिरोधक के नाम से जानी जाती है। जो विटामिन, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए जो होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन, रोग प्रतिरोधक विटामिन, रोग प्रतिरोधक विटामिन। ध्यान रखेंगे, हमने क्या क्या बताया, इसके अन्य नाम क्या क्या होते हैं, एंटी इन्फेक्शन, एंटी कैंसर, वह क्या होता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो गए।
इसके बाद आता है भाई, अगर विटामिन ए की शरीर में डिफिशियंसी है तो उससे क्या शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी आ गई है तो उससे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो अगली हेडिंग क्या होगी, कमी से रोग या डिजीज सीधा लिख दीजिए या फिर लिख लीजिए डिफिशियंसी। कमी से रोग, कौन कौन से रोग होंगे समझेंगे हम। पहला तो लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग, क्या बोलेंगे, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग। इसी को बोलते हैं अंधापन, क्या बोलते हैं, अंधापन, अंधापन। दूसरा रोग क्या लग जाता है भैया, दूसरा रोग इसकी कमी से कौन सा हो जाता है, तो जीरोप्थेल्मिया, कौन सा हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया। तीसरा रोग कौन सा होता है, आंखों में जलन, क्या होता है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। हमने बताया नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, आंखों में जलन होने लगती है। ये क्या होते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। तो ये तो हमने आपको डिजीज बता दी। आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे क्या इसके स्रोत होते हैं, मतलब हम कौन कौन सी चीजें यूज करें जिससे हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो इतना लिख लिया आपने। तो अब यहाँ लिखेंगे सोर्स। हम जैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं सेम आप ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहेंगे। क्या क्या बताया, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, अन्य नाम एंटी कैंसर, और हमने क्या बताया, एंटी इन्फेक्शन बताया। बीमारियां बता दी कौन कौन सी हो सकती हैं रोग। स्रोत लिखिए सोर्स, क्या यूज करें जिससे हम ये जो रोग होते हैं इनसे बच सकें। तो स्रोत में लिखेंगे, अगर हम फ्रूट की बात करें, फल यूज करना चाहें तो कौन कौन से यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स यूज करना चाहें तो कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फलों में सबसे पहले लिखेंगे आम। प्रेजेंट टाइम में आम बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। मैंगो जो होता है, आम में जो विटामिन ए पाई जाती है वो 4800 IU पाई जाती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। दूसरा नंबर आ जाता है पपीता का, क्या होता है, पपीता का होता है। पपीता में विटामिन ए की मात्रा कितनी पाई जाती है, 2020 IU। ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पपीता में पाई जाने वाली विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है, तो 2020 IU होती है। आम में कितनी होती है, तो 4800 IU होती है। इतना हो गया। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, तो वेजिटेबल्स में देख लेंगे। पहले तो लिखेंगे पहले नंबर पे बथुआ, बथुआ, दूसरे पे पालक, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे गाजर। जो बथुआ होता है उसमें जो विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है वो 11300 IU के आसपास पाई जाती है, समथिंग। इसमें 10800 IU पाई जाती है। एजी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर में 3750 IU पाई जाती है। यहीं पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिर हम आगे का क्वेश्चन कराते हैं कि किससे, कौन सी सब्जी से प्रति यूनिट सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे यहीं पे स्टार बना करके, गाजर से प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए प्राप्त होता है, प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए प्राप्त होता है। हमने क्या बताया, जो गाजर है उससे सबसे ज़्यादा पर यूनिट जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। ये तो सोर्स हो गए फ्रूट और वेजिटेबल्स। इसके अलावा अन्य भी स्रोत होते हैं, तो हम अन्य करके लिख लेंगे। और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं अदर एग्जाम में, क्रश के अलावा अन्य जो बच्चे होते हैं वो इनको भी याद रखेंगे। जैसे कि हम मिल्क यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम बटर यूज कर सकते हैं, मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग
एग का यूज कर सकते हैं, मीट का यूज कर सकते हैं, मांस का यूज कर सकते हैं। तो ये भी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तो हमने क्या बताया, विटामिन ए को कंप्लीट करा दिया है हमने। विटामिन ए किसके किसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, किससे पाया जाता है, तो फ्रूट्स में ये हो जाते हैं, वेजिटेबल्स में ये, अन्न में ये। पर यूनिट सबसे ज़्यादा विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, तो गाजर से प्राप्त होता है। तो कंप्लीट विटामिन ए अब हमने कवर कर पाया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बी पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट करिए। यहीं पे एक दो क्वेश्चन और लिख लेंगे जो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए के। वो क्वेश्चन ये है कि जितनी पीली पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कैसी, पीले रंग की, पीले रंग वाले जो सब्जियां या फल होते हैं पीले रंग के, उनसे हमें कौन सी विटामिन ए किस फॉर्म में प्राप्त होती है, तो कैरोटीन के रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है, कैरोटीन के रूप में। जो हरे पत्तेदार होती हैं, हरे पत्तेदार जो होती हैं सब्जियां या कुछ फल सब्जियां वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है, रेटिनॉल के रूप में। किसके, रेटिनॉल के रूप में प्राप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी के बारे में। बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। डिटेल में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम छोड़ नहीं सकते। हम सोच रहे हैं एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट करा दिया जाए, बार बार 20 बार आपको पढ़ना ना पड़े। तो क्या है, अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन बी के बारे में। थोड़ा सा बेसिक जानते हैं विटामिन बी के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम कभी चोट हमें लग जाती है, कहीं गिर गया, किसी चीज़ से तेज चोट लग गई, क्या होती है, हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं। क्या होती हैं, हमारी सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो उनकी रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, विटामिन बी का यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार बना के लिखेंगे, क्षतिग्रस्त शरीर की रिपेयरिंग के लिए, शरीर की रिपेयरिंग के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, याद रखना कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जितनी भी विटामिन्स होती हैं सबको मिला करके क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो बी विटामिन्स क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। अगर शरीर में कहीं सेल्स डैमेज हो गई तो हमें विटामिन बी का यूज करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे, कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी है, इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो खोज की थी मैकुलम ने। किसने की थी, मैकुलम ने की थी खोज। किसने की थी, याद रखेंगे, मैकुलम ने खोज की थी। तो हमने बताया शरीर की मरम्मत के लिए बी कॉम्प्लेक्स, बाकी बी की खोज किसने की थी, तो मैकुलम ने की थी। अब हम बी के अंतर्गत कई सारी विटामिन पढ़ेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पढ़ेंगे विटामिन B1। किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर 1 विटामिन पढ़ेंगे। इसमें हम बी कई तरीके से डिवाइड होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, ठीक है, B9, B12, इस तरीके से कई पार्ट में डिवाइड हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में। चलिए देखते हैं विटामिन B1 क्या होता है। सबसे पहले तो इसका B1 का हम देखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है, B1 का रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं इसको रासायनिक नाम में।
इसके अन्य नाम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन विटामिन B1 से बनता है, B1 से अन्य नाम, अन्य किन नामों से जाना जाता है इसको? तो विटामिन जो B1 होती है इसको बोलते हैं एंटी बेरी, क्या बोलते हैं? एंटी बेरी। इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है? एन्यूराइट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूराइटिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूराइटिक के नाम से जाना जाता है। तो हमने बताया रासायनिक नाम थायमीन, अन्य नाम एंटी बेरी, एन्यूराइट और न्यूराइटिक। इसके अलावा इसके क्या होते हैं? इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं अगर विटामिन B1 की कमी हो गई है? हम यहाँ लिखेंगे रोग। तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो होता है बेरी, पहला रोग बेरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बेरी रोग होता है ये कहाँ पर इफेक्ट डालता है? तो एक होती है पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र पर डालता है, तंत्रिका तंत्र पर डालता है, पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। और क्या हो सकता है? कब्ज हो जाता है, बदहजमी एक तरीके से कब्ज। तो ये आहार नाल होती है, आहार नाल पर, ठीक है, आहार नाल पर प्रभाव डालता है। ये दोनों रोग हो गए। हमने आपको बताया B1 जो होता है क्या होता है? रासायनिक नाम थायमीन, अन्य नाम एंटी बेरी, एन्यूराइट एंड न्यूराइटिक। इसके बाद रोग बेरी और कब्ज हो जाता है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं जरा हम लोग लिख लेंगे इसके सोर्स, ठीक है, इतना लिखिए, फिर सोर्स आपको लिखा रहे हैं। सोर्स लिख लेंगे स्रोत। अगर हम फल की बात करते हैं, किसकी? फल की अगर बात करें तो फल में कौन कौन से फल हैं जिससे हमें विटामिन B1 प्राप्त हो जाता है? सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखाने जा रहे हैं। फल कौन सा होता है? काजू। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर काजू अब्सेंट है तो आप लगाएंगे अखरोट। क्या लगाएंगे? अखरोट। अखरोट भी एग्जाम में नहीं तो आप लगाएंगे फलों में बादाम, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें सब्जियों की, ठीक है बेटा, अगर हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? सब्जियों में देख लेंगे, पहली तो होती है पालक। क्या होती है? पालक। और दूसरे नंबर पे मटर होती है। हमने बताया फल में सबसे ज़्यादा अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया वो काजू पूछा जाता है, और इसके बाद अगर ये एब्सेंट रहता है तो अखरोट। कि विटामिन B1 किस फल में पाई जाती है? तो काजू में पाई जाती है। सब्जियों की अगर बात करें तो पालक में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम अन्य बात करें, अन्य सोर्स, यहाँ पे लिखेंगे अन्य सोर्स, अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, मतलब पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा यूज कर सकते हैं एग, यूज कर सकते हैं फिश, यूज कर सकते हैं मीट, ठीक है, ये सभी चीज़ें यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के एग्जाम की तरफ से एक काजू वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने विटामिन B1 पढ़ लिया है, इसको लिख लीजिए, इरेज करते हैं इसको। अब पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। तब बहुत गर्मी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। हम आपको कंप्लीट अभी विटामिन पढ़ा के ही फुर्सत लेंगे।
अब पढ़ेंगे हम विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 आप सेम ऐसे ही नोट्स बनाते चलेंगे जैसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है, इसका रासायनिक नेम क्या होता है? रासायनिक नाम, ठीक है। तो रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसके बाद पूछा जाता है कि इसके अन्य नाम क्या होते हैं? बेटा अन्य नाम इसके लिख लेंगे, अन्य नाम। तो अन्य नाम ने इसको विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है, जो विटामिन B2 होता है, इसमें क्या होता है, जो इसकी खोज हुई थी वो 1935 में हुई थी। कैसे हुई थी जरा वो बताते हैं हम आपको। जो दूध होता है, क्या होता है? जो दूध होता है, दूध की जो क्रीम होती है ऊपर की, ठीक है, उसके ऊपर इसका रिसर्च किया गया था। तो किस पे किया गया था? दूध की क्रीम पर इसका रिसर्च किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन B2 होती है, इसको विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। 1935 में खोज हुई थी। किस पे हुई थी? दूध से क्रीम पर। और इसके बाद में इसको लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन B2 जो होता है, इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जरा रोग लिखेंगे। अगला पॉइंट होगा रोग पे। तो रोग इसमें क्या हो जाता है? पहला लिखेंगे फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। दूसरा लिख लेंगे स्किन ऑन क्रैक्स, यूं कह सकते हैं। अगला लिख सकते हैं होठों का फटना, होठों का फटना। यहाँ लिखेंगे त्वचा का फटना। ठीक है, तो ये रोग हो जाते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया? एक तो फोटोफोबिया रोग बताया, दूसरा स्किन ऑन क्रैक्स, तीसरा हमने बताया होठों का फटना। तो होठों के किनारे किनारे जो फट जाते हैं, हल्का हल्का सा खून आने लगता है, वो किसके कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण हो जाता है। इसके सोर्स क्या होते हैं, जरा यहीं पे स्रोत लिख लेंगे, सोर्स लिख लेंगे, किन से मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, तो फल के केस में पूछा जाता है। किससे प्राप्त होता है? बेल से। किससे प्राप्त होता है? बेल से प्राप्त होता है, ठीक है। बेल के बाद में पपीता, अगर बेल नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे पपीता इसको कंसीडर किया जाता है। अगर हम सब्जी की बात करें, सब्जी में कौन से सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सब्जियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा पालक में विटामिन B2। और अगर पालक नहीं अवेलेबल है तो हरी मिर्च में पाया जाता है, वैसे हरी मिर्च में भी पाया जाता है। अन्य में अगर हम बात करें तो विटामिन B2 किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B पाया जाता है, B2 जो होता है वो पाया जाता है। एक तो नंबर 1 पे लिखेंगे राइस, पॉलिश, पल्स, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, ये राइस पॉलिश विटामिन A का, विटामिन B1 का था बेटा, ठीक है। राइस पॉलिश विटामिन B1 में लिख लेना। विटामिन B1 में राइस पॉलिश बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्किप हो गया बेटा, ठीक है। राइस पॉलिश यहाँ पे इतना याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 विटामिन B3 विटामिन B3 इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, नंबर 1 पे लिखेंगे रासायनिक नाम। क्या होता है रासायनिक नाम, जरा देखेंगे। रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है?
नियासिन, ठीक है, या फिर निकोटिनामाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, जो विटामिन B3 है इसके कारण रोग कौन कौन से होने लगते हैं? तो रोग में इसमें पहला रोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा रोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेलाग्रा रोग। दूसरा रोग लिखेंगे ब्लैक टंग्यू, ब्लैक टंग मतलब काली जुआ, ठीक है। तो जो ये पेलाग्रा होता है बेटा, ये किस में होता है? मानव में होता है। किस में हो जाता है ये रोग? मानव में होता है। इसको गंजापन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? गंजापन कहेंगे। और जो ये पेलाग्रा रोग होता है, ये इसको और किस नाम से जानते हैं? फोर्डी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फोर्डी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जो ये पेलाग्रा रोग है, मतलब पेलाग्रा जो है, ये शब्द किसका है? तो ये इटैलिक है। कैसा? इटैलिक शब्द है। किस में ये रोग होता है? मानव में होता है। किसका शब्द है? तो इटैलिक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्डी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्लैक टंग्यू रोग होता है बेटा, ये किस में होता है? तो ये पूछा जाता है किस में होता है? तो कुत्तों में होता है। किस में होता है? कुत्तों में होता है। ध्यान से देखेंगे, ये ब्लैक टंग्यू किस में होता है? तो कुत्तों में होता है, ठीक है। किस में होता है? कुत्तों में होता है। ध्यान रखेंगे। अब इसके सोर्स लिख लेंगे। सोर्स लिख लीजिए। तो सोर्स में लिखेंगे मीट, एग लिख लीजिए, ठीक है। मीट, एग, फिश, लीवर ऑयल, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगर फ्रूट्स में लिखना है तो लीची लिख लीजिए। फ्रूट्स में, फल में लिखना है अगर तो बेटा लीची लिख लीजिए। सोर्स में इतना लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट विटामिन को पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे B4 के बारे में बेटा। हम लोग B4 के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि सर एनर्जी लेस हो गए। बेटा इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, पर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ेंगे विटामिन B4 के बारे में, सॉरी B5 के बारे में। B3 हमने पढ़ लिया है, B5 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विटामिन B5 होता है इसको क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नेम, पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है? रासायनिक नेम, रासायनिक नेम क्या होता है? B5 पेंटाथोनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है दूसरा कि इसके कारण रोग कौन से हो जाते हैं? इसके कारण रोग कौन सा होता है? तो इसके कारण रोग हो जाता है बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। अगला लिखेंगे यहीं पे कि सोर्स क्या होता है इसका, सोर्स क्या हो सकता है। एक और रोग हो जाता है, चलिए इतने लिखिए, यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फिर डिटेल हो जाएगी। सोर्स में लिख लेंगे, एक तो डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं? मिल्क, मिल्क फिलहाल डेयरी प्रोडक्ट में ही आता है। फिश यूज कर सकते हैं, लीवर ऑयल यूज कर लेंगे, लीवर ऑयल यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ में
अगली विटामिन पढ़ेंगे। पहले आपने विटामिन B5 पढ़ा, क्या पढ़ा? रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल, बालों का सफ़ेद होना इसका मुख्य रोग होता है। इसके सोर्स क्या होते हैं? तो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, फिश और लीवर ऑयल। अब अगली विटामिन पढ़ेंगे विटामिन B6। विटामिन B6, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें। चलिए इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर लिखते हैं। विटामिन B6 विटामिन B6 इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक नेम पायराडॉक्सिन, क्या होता है? पायराडॉक्सिन। रोग कौन कौन से हो जाते हैं बेटा इसके कारण? तो एक तो होता है तंत्रिका, तंत्र का कमजोर होना, तंत्र का कमजोर होना। दूसरा रोग होता है लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी मतलब थकान, एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थकान कह सकते हैं। क्या कहेंगे? थकान, ठीक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, मतलब इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? सोर्स। तो अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जियां क्या हो जाएंगी? कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां मुख्य यही है, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। इसके साथ साथ में आप यूज कर सकते हैं यीस्ट, यीस्ट समझ रहे हैं, और व्हीट जर्म यूज कर सकते हैं, अंकुरित व्हीट भी यूज कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ में यूज कर सकते हैं फिश एग यूज कर सकते हैं। ये कॉमन है, फिश एग और ये सब चीज़ें कॉमन आ जाते हैं। मीट सब जगह आप यूज कर सकते हैं, लगभग सब जगह काम आ जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन B6 पढ़ लिया। क्या होता है? पैराडॉक्सिन। रोग क्या हो जाता है? तंत्र का कमजोर होना, लैक ऑफ एनर्जी मतलब थकान आ जाना, और सोर्स क्या होता है? कद्दू वर्गीय सब्जियां हो जाती हैं, ठीक है। यीस्ट मतलब व्हीट जर्म यूज कर सकते हैं, फिश और एग यूज कर सकते हैं। इतना नोट कीजिए। अगली विटामिन हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे विटामिन B7। अगली हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7। बहुत ही जल्दी विटामिन का मतलब अब ये खत्म होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। धैर्य क्या, अगर आप नोट्स अच्छा बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमेशा के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7, ठीक है। अब विटामिन B7 जो होती है इसका रासायनिक नेम क्या होता है? रासायनिक नेम लिखेंगे बेटा, रासायनिक नेम क्या होता है? रासायनिक नेम तो बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है, ठीक। क्वेश्चन और क्या आता है? ये वसा के निर्माण में सहायक होता है, वसा के निर्माण में सहायक होती है, वसा के निर्माण में सहायक होती है। पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन वसा के निर्माण में सहायक होती है? तो वसा के निर्माण में B7 सहायक होती है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। रोग कौन से हो जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाता है एक रोग, वो होता है हेयर फॉल। क्या होता है? हेयर फॉल। हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। क्या होता है? बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ठीक है। दूसरा कौन सा रोग हो जाता है? होता है डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस, ठीक है। त्वचा रोग क्या हो जाता है? त्वचा रोग हो जाता है बेटा, त्वचा रोग हो जाता है, ओके। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए मेजर सोर्स क्या होता है, क्या हम यूज करें जिससे हम इनसे बच सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो चॉकलेट होता है। क्या होता है? चॉकलेट खाते हैं आप लोग, सब लोग खाते हैं। चॉकलेट यूज कर सकते हैं,
व्हीट यूज कर सकते हैं, गेहूं मतलब अंकुरित गेहूं यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, फिर वही मीट यूज कर सकते हैं, एग यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, विटामिन B7। आप इसका नोट्स बनाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है बेटा, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला विटामिन, विटामिन B9, विटामिन B9, विटामिन B9। तो B9 में हम पढ़ेंगे विटामिन B9। बहुत जल्दी हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। अब विटामिन B9 का रासायनिक नेम क्या होता है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे रासायनिक नाम। जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है विटामिन B9 का, फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड। ठीक है, अब फॉलिक एसिड इसका नाम हो गया, इसके अन्य नाम भी होते हैं बेटा। अन्य नाम क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे विटामिन M के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर फॉलिसीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया, विटामिन जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है इसका, फॉलिक एसिड, अन्य नाम विटामिन M और फॉलिसीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या फंक्शन होता है, तो RBC, ठीक है, RBC व DNA के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है, निर्माण में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक होती है। क्या होती है, जो RBC व DNA है इनके निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इससे रोग कौन सा होता है, B9 से रोग कौन सा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत बार, ठीक है, कि जो फॉलिक एसिड है सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्या यूज करता है, तो हमें मतलब आयरन की पूर्ति करता है। तो अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाएगा, एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। इसको दूर करने के लिए सोर्स क्या होते हैं, क्या यूज करें हम जिससे बच सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरे पत्तेदार सब्जियाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, लीवर ऑयल, लीवर ऑयल, सोयाबीन। बेटा सोयाबीन बहुत यूज किया जाता है, सोयाबीन। ठीक है, इतनी चीज़ें यूज की जाती हैं। हमने क्या बताया, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, अन्य नाम M और फॉलिसीन के नाम से RBC व DNA के निर्माण में सहायक होता है, एनीमिया रोग हो जाता है और ये इसके सोर्स हो जाते हैं। इसको लिखेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे B12, विटामिन B12। आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जब वहाँ हट जाते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट्स बनाते चलें डायरेक्ट। अब B12 पढ़ेंगे, विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विटामिन B12 के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। क्या होता है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, तो लिख सकते हैं एनीमिया कारक। क्या होते हैं, एनीमिया कारक, या फिर
आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। जो विटामिन B12 होता है एनीमिया कारक होता है, एनीमिया रोग के प्रति मतलब ठीक रहता है, अगर इसकी पूर्ति कर ले रहे हैं तो एनीमिया रोग की कमी मतलब ठीक हो जाएगा। बाकी आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अब यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विटामिन B12 है इसमें एक कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट जिसको CO बोलते हैं, कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विटामिन B12 में। किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 में पाई जाती है। या यूं हम कह सकते हैं विटामिन B में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो कोबाल्ट है। कौन सी है? कोबाल्ट है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं पे लिखेंगे कि इससे रोग कौन सा हो जाता है, और रोग क्या हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। सोर्स क्या है इसके, क्या यूज करें तो हम इससे बच सकते हैं? सोर्स में हम यहाँ पे मिल्क यूज कर सकते हैं, एग यूज करेंगे, ठीक है, फिश यूज कर लेंगे, ये सारी चीज़ें यूज करेंगे। लीवर आयल, लीफी वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। तो इतने हुए क्वेश्चन ये B12 के बारे में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोबाल्ट वाला, कि मतलब जो कोबाल्ट है किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साइड में यहीं पे लिख लेंगे कि जो विटामिन B12 है ये फल तथा सब्जियों में नहीं पाया जाता है। लिख लेंगे विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 फल व सब्जियों में नहीं पाया जाता है। लिख लेंगे फल व सब्जियों में नहीं पाया जाता है, फल व सब्जियों में नहीं पाया जाता है, में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बेटा साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही पढ़िए, विटामिन इससे ज़्यादा पढ़ने नहीं है, आप इसको नोट करिए। अब हम लोग अगला जो विटामिन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। नेक्स्ट विटामिन रहेगी, हमने B कंप्लीट कर ली है, ठीक बेटा, B कंप्लीट कर ली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी B। जितना भी हमने आपको पढ़ाया अगर आप नोट करके एक बार पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वो इसकी ट्रिक पे आने वाला है, मतलब ये तो डिटेल में हो गया, बाकी उसको 60 ट्रिक्स याद रख सकते हैं बेसिक एग्जाम के लिए, वो 60 ट्रिक्स से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग विटामिन C के बारे में बेटा पढ़ेंगे, विटामिन C के बारे में। लाइट चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आपको दिख रहा होगा अच्छा सा। विटामिन C जो होती है उसका क्या होता है? रासायनिक नेम, पहला क्वेश्चन आता है रासायनिक नेम। घबराएंगे नहीं बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पूरा कवर करेंगे। रासायनिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। अब पहला तो ये हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है। दूसरा लिखेंगे इसके अन्य नाम क्या होते हैं, अन्य नाम। तो जो विटामिन C होती है उसके अन्य नाम क्या होते हैं? तो लिखेंगे एंटी स्कर्वी, एंटी स्कर्वी। दूसरा लिखेंगे एंटी कैंसर, एंटी कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा लिखेंगे एंटी रेबीज। क्या लिखेंगे? एंटी रेबीज। अच्छा ठीक है, आपने जान लिया इसको अन्य नाम से, किस किस नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग अन्य नाम के बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इसके द्वारा मतलब अगर कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है। तो आप देखे होंगे विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब ये क्या होता है स्कर्वी बेटा? जो स्कर्वी होता है उससे क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं, ठीक ना, मसूड़े समझ रहे हो, मसूड़ों से क्या होता है? खून आने लगता है,
और मुंह से बदबू आने लगती है, ठीक है। दांतों से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड मतलब रोग होता है जिसको स्कर्वी रोग कहा जाता है। इसके मेजर सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से उपलब्ध होता है, हम क्या यूज करें जिससे विटामिन सी की पूर्ति हो जाए। तो सबसे अच्छा होता है बारबेडोस चेरी, बारबेडोस चेरी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी। दूसरे नंबर पे आप आंवला यूज कर सकते हैं, आंवला, फलों में आंवला यूज किया जा सकता है, इसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। आप अमरूद यूज कर सकते हैं, ठीक है, अमरूद। नींबू वर्गीय फल यूज कर सकते हैं, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल। एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, जो जल में, मतलब मैंने बताया था BC, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी जो होती है वो नष्ट भी बहुत जल्दी होती है, विटामिन सी जो होती है नष्ट बहुत जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी नष्ट होती है। आप लोग नींबू पीते हो पानी डाल के, गरम गरम पानी में जब नींबू निचोड़ते हो तो समझ लो कि आपकी विटामिन सी की मात्रा कम हो रही है सीधे सीधे, ठीक है। तो विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील होती है और ये बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाली विटामिन होती है। सबसे पहले कौन सी विटामिन खोजी गई थी, मैंने आपको बताया विटामिन सी खोजी गई थी। यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहली खोजी गई विटामिन कौन सी होती है, विटामिन सी। तो ये हो गया विटामिन सी के बारे में, इसको लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी के बारे में बहुत ही जल्दी अब फिनिश हो रहा है टॉपिक। विटामिन डी क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम विटामिन डी का, तो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, लिख लेंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अन्य नाम इसके लिख लेंगे, विटामिन डी के अन्य नाम लिखेंगे, अन्य नाम तो लिखेंगे एंटी रिकेट्स, एंटी रिकेट्स इसको बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसको विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमने बताया एंटी रिकेट्स और सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्या फंक्शन होते हैं, कार्य क्या होते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कार्य। तो क्या होता है, जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे, जो विटामिन डी की आपके शरीर में कमी हो गई, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया जो विटामिन डी है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, रासायनिक नाम। अन्य नाम एंटी रिकेट्स या सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी शरीर में क्या करती है, कैल्शियम का अवशोषण करती है। इसके अलावा जो विटामिन डी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी है, इसकी खोज किसने की थी, क्या है,
खोज किसने की थी? बेटा इसकी खोज की थी हॉपकिन ने की थी। किसने की थी? हॉपकिन ने की थी। हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। इतना नोट करिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोग लिखेंगे, इसमें रोग लिख लेंगे बेटा, इतना आपने नोट कर लिया होगा। रोग और फिर स्रोत। विटामिन डी के रोग कौन कौन से होते हैं, फिर स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन डी की कमी के कारण रोग पहला जो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स, मतलब जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलेंगे? सूखा रोग। ठीक है। दूसरा लिखेंगे रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? एडल्ट्स में होता है, एडल्ट्स में हो जाता है। ठीक है। तो हमने बताया आपको रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे। इसके अलावा एक बच्चों में होता है, वो होता है पिजन चेस्ट। क्या होता है? पिजन चेस्ट। ये किस में होता है? बच्चों में हो जाता है। किस में होता है? बच्चों में। तो रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स मतलब वयस्क में होता है, और पिजन चेस्ट मतलब क्या होता है? जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं बच्चों में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, तो उसको बच्चों में हो जाता है। 3 रोग हो जाते हैं। सोर्स क्या होता है? ठीक है। इसके लिए बेस्ट जो सोर्स माना जाता है सनलाइट मानी जाती है। क्या? सनलाइट, सूर्य की रोशनी मानी जाती है। सूर्य की रोशनी मानी जाती है सबसे बेस्ट। इसके अलावा क्या आपने देखा होगा गांव में गुड़, मतलब गुड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, गन्ने से प्राप्त होता है। और क्या स्रोत हो सकता है इसके लिए? और फिश लीवर ऑयल जो होता है उससे भी विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। फिश लीवर ऑयल जो होता है उससे भी विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। तो हमने विटामिन डी को कंप्लीट पढ़ लिया है। रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, पिजन चेस्ट, और इसके अलावा सनलाइट के द्वारा पूर्ति की जा सकती है गुड़, और इसके अलावा फिश लीवर ऑयल। तो ये कंप्लीट विटामिन डी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। आप इसको लिखेंगे पहले। अगला है विटामिन ई। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम सबसे पहले लिखेंगे। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम जरा देख लेते हैं। तो विटामिन ई का होता है टोकोफेराल। क्या होता है? टोकोफेराल। टोकोफेराल रासायनिक नाम होता है। अन्य नाम क्या क्या होते हैं? अन्य नाम में लिखेंगे एंटी स्कर्वी, एंटी स्कर्वी, और ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है इसको। ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। एक तो एंटी स्कर्वी बता रहे हैं आपको। एंटी स्टेरिलिटी होता है बेटा, एंटी स्टेरिलिटी, बांझपन जो होता है, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि विटामिन ई के कारण रोग कौन से हो जाते हैं। रोग, तो रोग में पहला रोग लिखेंगे स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी जिसको बांझपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बांझपन रोग। गर्भपात क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। तो स्टेरिलिटी हो जाता है और गर्भपात हो जाता है। सोर्स क्या होते हैं? हम क्या यूज करें जो इससे बच सकते हैं? सोर्स, तो विटामिन ई के लिए हम जो
आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स होती है, मतलब अनाजों के छिलके यूज करने चाहिए, अनाजों के छिलके यूज करें हम, अनाजों के छिलके। हम कह सकते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है व्हीट जर्म्स, मतलब जो अंकुरित गेहूं होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे फिश यूज कर सकते हैं, मीट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एग यूज कर सकते हैं, ये कॉमन रहते हैं। जो सबसे मेजर अनाजों में सोर्स होता है वो लिख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो होता है मीठी मक्का, स्वीट कॉर्न, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या होता है, तो स्वीट कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ई का क्या माना जाता है, मीठी मकई मानी जाती है। तो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, अन्य नाम एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। रोग स्टेरिलिटी या गर्भपात हो जाता है, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं, अनाजों के छिलके होते हैं, बाहरी छिलके, अनाजों के बाहरी छिलके, अंकुरित गेहूं, इसके अलावा फिश, मीट, एग। रिच सोर्स क्या होता है विटामिन ए का, स्वीट कॉर्न होता है। इतना नोट करेंगे। फिर लास्ट विटामिन बची है वो विटामिन के है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फिनिश करेंगे इसको। अगला लास्ट विटामिन है बेटा, वो है विटामिन के। क्या है, विटामिन के। बेटा लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला था तभी मुझे पता था ये कम से कम जाएगी तो 30 मिनट, इससे प्लस जाएगी, हमको लग रहा था, ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास जानी थी। अब देखो कितना जाती है। तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के जो होती है इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम बेटा जो होता है वो क्या होता है, फिलोक्विनान होता है। क्या होता है, फिलोक्विनान, फिलोक्विनान होता है, ठीक है। सीधा सीधा इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इसके कमी के कारण रोग कौन सा हो जाता है। फिलोक्विनान जो विटामिन के होती है तो क्या होता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। क्या हो जाता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। इसको हम कहेंगे खून का थक्का ना बनना। क्या बोलेंगे, खून का थक्का ना बनना, ठीक है, खून का थक्का ना बनना। तो ये हो गया रोग। अब इसके सोर्स क्या होते हैं, क्या हम यूज करें जिससे हम विटामिन के द्वारा होने वाले रोग से बच सकें। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं सोयाबीन यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में कालीफ्लावर, फूल गोभी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स में हम यूज कर सकते हैं काजू, बादाम यूज कर सकते हैं, और फिश ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फिश ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यूज कर सकते हैं। हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। विटामिन के में रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। सोर्स क्या होते हैं, सोयाबीन, कालीफ्लावर मुख्य होता है, काजू बादाम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने जो विटामिन थी उनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर ये जो विटामिन हैं आप इसका अच्छा नोट्स बना लेंगे, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, मतलब जैसे नहीं अच्छे से रीड करते हैं तो बेसिक तरीके से ऐसे रीड कर लेना। अगला लेक्चर जो हम लेके आएंगे इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में आपको हम बताएंगे कि जो ये विटामिन थी सारी
इसको एक ट्रिक से हम कैसे याद करें, बिल्कुल मतलब एक बार में आप याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। एक ही ट्रिक में सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जितना बेसिक होता है सारा बता देंगे, इसके साथ साथ में सारी ट्रिक बता देंगे। बट उससे पहले डिटेल में जानना जरूरी था, हम उसमें भी करा सकते थे, बट डिटेल में जान जाएंगे तो इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे सारा आपके लिए काम आ जाएगा। तो आपने उम्मीद है अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और कंटेंट पसंद आता है तो अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देख रहे हैं आप कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है एक सिर्फ उंगली चलानी है, शेयर पे जाना है और अपने सभी मित्रों को शेयर कर देना है। और चैनल पे आपको अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।